हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एसी सर्किट से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। साथ ही अगर आप ITI का स्टूडेंट हैं और आपका फर्स्ट ईयर का CBT एग्ज़ाम होने वाला है तो यह सीरीज तो और आपके लिए ही बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। और आज का जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 6 है। इससे पहले 5 मॉड्यूल तक हम वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है। एक एक करके आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और इसी प्रकार का नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक लिए हैं इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल नंबर 6, और टॉपिक का नाम जो है AC सर्किट है। AC सर्किट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक में आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो आइए शानदार तरीका से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो की भांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताऊंगा, उसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ससेप्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ससेप्टेंस को जो हिंदी में कहा जाता है इसे विशिष्ट चालकता के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता का यूनिट क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। ससेप्टेंस की जो यूनिट होती है मोहो या सीमेन होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा और इसे बी से डिनोट करते हैं। बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/x होता है। और ससेप्टेंस जो होता है तब उत्पन्न होता है जब परिपथ में प्रतिघात हो, तब यह उत्पन्न होता है। इंडक्टर में ससेप्टेंस को निगेटिव में लिया जाता है, जबकि कैपेसिटर को प्लस में यानी कि पॉजिटिव में लिया जाता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। इसी प्रकार कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस का जो यूनिट होता है ओम होता है। तो ये सब आपको महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो ध्यान रखने होंगे। हेनरी जो होता है इंडक्टेंस की यूनिट होती है और फैराड जो होती है कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। तो फिलहाल हम पहला का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले रही है तथा उसकी आपूर्ति हर्ट्ज जो है 50 हर्ट्ज है और उसका पावर फैक्टर का मान जो है 0.8 है। तो आपको यहाँ पर निकालना है कि इंडक्टिव कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम पहले प्रतिबाधा यानी कि जेड निकालेंगे, तब पावर फैक्टर वाला फार्मूला पर R/Z पर इसे पुट करके आसानी से निकालेंगे। तो यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं। जेड बराबर जो होता है V/I होता है। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 240 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर 240 लिख दिए। I का मान 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर यहाँ पर काट दिए तो जेड का मान जो आ जाएगा 48 ओम आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम पावर फैक्टर वाला फार्मूला लगा देंगे। PF बराबर जो होता है R/Z होता है। तो यहाँ पर R निकालना है, 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर फैक्टर के साथ। यहाँ पर जो Z का मान आया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर फैक्टर 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.8 गुने 48 48 यहाँ पर गुना कर देंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा। और इस तरह से इसे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आप कैलकुलेशन करके ज़रूर मिला लीजिएगा। ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि निमी में यहाँ पर गलत दिया हुआ है, निमी में राइट ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो एक बार अपने से भी आप कैलकुलेशन करके ज़रूर इसे मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। फिलहाल आप दूसरा का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है AC श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति FR को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। संधारिता की मान
में कमी करके उसकी हम आवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, एफ आर बराबर जो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई इंटू √L/C होता है। तो यहाँ पर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का मान में कमी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी के मान में ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। अगर इनका मान में वृद्धि होगा तो फ्रीक्वेंसी के मान में कमी होगा। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का मान में हम कमी करेंगे तो इसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी। तो फिलहाल हम तीसरा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हर क्वेश्चन को आप सूत्र के द्वारा अगर अच्छी तरीक़ा से कवर करेंगे तो आपको कभी भूलने जैसे समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है 3 फेज रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए सूत्र क्या होता है यदि लाइन वोल्टेज जो है लाइन करंट के बराबर होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। 3 फेज के लिए जो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वो रिएक्टिव पावर बराबर √3 VL/IL sin थीटा होता है। अगर आपसे यही सिंगल फेज के लिए रिएक्टिव पावर निकालने का फॉर्मूला पूछ देता तो सिंगल फेज के लिए जो होता है यहाँ पर VI cos फाई होता है या cos थीटा होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, सिंगल फेज के लिए होगा और 3 फेज के लिए यहाँ पर √VL/IL sin थीटा होता है। ठीक है, ये जो चौथा नंबर में ऑप्शन दिया गया है ये 3 फेज में वाट शक्ति ज्ञात करने के लिए है, जबकि सिंगल फेज में अपरांत पावर का फार्मूला यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। फिलहाल हम चौथा का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 3 फेज प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का क्या कारण है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि 3 फेज सिस्टम होता है उसमें पावर फैक्टर 0.5 से नीचे कब जाता है और उसका क्या कारण है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब आप राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 5वां का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पावर फैक्टर लैगिंग तब करता है जब इंडक्टिव लोड भार जुड़ा होता है। तो हम जानते हैं कि जब इंडक्टिव लोड का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ पर पावर फैक्टर का मान धीरे धीरे घटते जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है स्टार संयोजन सिस्टम में 3 फेज असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा का मान क्या होता है। यानी कि आपसे पूछा गया है जब 3 फेज अनबैलेंस लोड हो उस समय उदासीन चालक में धारा का मान क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। हम जानते हैं कि स्टार संयोजन सिस्टम में जब 3 फेज अनबैलेंस लोड हो उस समय उदासीन चालक में धारा का मान किसी फेज में से सबसे कम धारा की तुलना से भी कम होता है। तो हम यहाँ पर राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जबकि अगर बैलेंस लोड होगा तो उसमें जो धारा का मान होगा वो कोई धारा नहीं बहेगा, यानी कि धारा का मान 0 होगा। बैलेंस लोड के लिए यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाता, अनबैलेंस लोड के लिए राइट ऑप्शन डी के साथ हम चूज किए। तो ये सब आपको ध्यान में रखने होंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिलहाल हम छठा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति को गणना करना है और यहाँ पर लाइन धारा का मान जो है 16 एम्पियर है और पावर फैक्टर का मान यहाँ पर 0.8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पावर फैक्टर का मान दिया हुआ है अगर आपसे किलोवाट में पूछता तब इसका हम यूज़ करते हैं पावर फैक्टर का, क्योंकि किलोवाट निकालने वाला फॉर्मूला क्या होता है KW बराबर √3 इंटू लाइन वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पर इंटू हो जाएगा फिर लाइन धारा फिर cos फाई। तो अगर यहाँ पर किलोवाट में गणना करना रहता तो ये वाला सूत्र का यूज़ कर लेते, लेकिन आपको यहाँ पर केवीए में पूछा है। तो केवीए में अपरांत पावर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है √3
इंटू VL/IL। तो VL यानी कि वोल्टेज का मान है, लाइन वोल्टेज इंटू लाइन धारा। तो लाइन धारा और लाइन वोल्टेज को हम √3 से मल्टीप्लाई करके 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, 1000 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर KVA में दिया हुआ है। तो इसी फार्मूला पर हम आइए यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर √3 का मान लिख देंगे हम, 1.732 होता है। ठीक है, और लाइन वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज का मान 415 वोल्ट दिया हुआ है, तो 415 यहाँ लिखेंगे। और लाइन धारा का मान कितना दिया है, 16 एम्पियर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे बटा 1000 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ऊपर वाले तीनों डिजिट को जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 11,548, 48। ठीक है, बटा 1000। और जब 1000 से भाग दीजिएगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन बी में है। 11.5 kVA इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे किलोवाट में पूछता तो ध्यान रखिएगा, किलोवाट वाला भी फार्मूला बेहद महत्वपूर्ण है, √3 VL/IL cos φ होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम 7वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 3 फेज बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 की रीडिंग क्या होगा यदि पावर फैक्टर का मान 0 होगा। जब पावर फैक्टर का मान 0 होगा तो W1 और W2 में रीडिंग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके 5 कंडीशन होते हैं। पावर फैक्टर जब अलग अलग होता है तो उसका रीडिंग भी अलग अलग आता है। जब 0 पावर फैक्टर होगा तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका जो रीडिंग आएगा दोनों वाट मीटर में, W1 और W2 का रीडिंग बराबर आएगा, लेकिन एक यहाँ पर शर्त होता है, विपरीत संकेत के साथ आएगा। यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी समझा देते हैं। यानी कि W1 का रीडिंग अगर धनात्मक है तो W2 की रीडिंग जो आएगी वो ऋणात्मक आएगी। आपस में होंगे बराबर, लेकिन संकेत जो होंगे इनका विपरीत होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जब पावर फैक्टर 0 होता है तो ये कंडीशन होता है। तो 8वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया। ये नेक्स्ट आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट RMS वैल्यू। यानी कि 240 वोल्ट RMS वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, पीक वैल्यू बराबर जो होता है, ध्यान रखिएगा, पीक वैल्यू बराबर क्या फार्मूला होता है, RMS वैल्यू इंटू 1.414 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 240 वोल्ट RMS वैल्यू को हम जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं। या इसके और एक मेथड होता है, RMS वैल्यू में हम यहाँ पर 0.707 से भाग दे देते हैं। तो ऐसे भी आप करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ ही जाएगा। RMS वैल्यू 240 वोल्ट दिया हुआ है और 240 में 0.707 से जब भाग दीजिएगा तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो इसके 2 तरीके होते हैं निकालने का। फिलहाल हम 9वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद डायरेक्ट फिर क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर अब 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। रिएक्टिव पावर का सूत्र जो होता है VI sin थीटा होता है। तो 11 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे। बाकी यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो एक्टिव पावर का फार्मूला होता है। तो एक्टिव, रिएक्टिव और ये अपरांत पावर का है। तो ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि हम एक त्रिभुज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरीक़े से सभी क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। फिलहाल हम 11 का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया और आपसे पूछा गया कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। यानी कि सर्किट में प्रतिबाधा आपको ज्ञात करना है। यदि R यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम दिया हुआ है, XL यानी कि
इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू 36 ओम है और XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू 24 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों का वैल्यू दिया हुआ रहता है। तब Z बराबर एक फार्मूला क्या होता है प्रतिबाधा निकालने का, √R² प्लस यहाँ पर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सभी मान रख दीजिए। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, √अंडर में लिखेंगे इसको और यहाँ पर डायरेक्ट हम मान को लिख देते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू 36 है और XL यानी कि XL का वैल्यू जो है 36 है और XC का वैल्यू जो है यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू 24 है। तो इसको घटा करके डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। तो 36 में से 24 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 169 और 169 का जब √अंडर कीजिएगा तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसे आप आसानी से निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम 12 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज कीजिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है एकल फेज AC परिपथ में कालांतर कितना होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंगल फेज के लिए यहाँ पर 90 डिग्री होता है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर 13 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा और अगर आपसे 3 फेज का पूछता तो 120 डिग्री होता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, 13 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। लाइन वोल्टेज जो होता है फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। तो फिलहाल हम 14 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। इसको याद करने के लिए सी आप ट्रिक को याद कीजिएगा तो आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। ए से हो जाएगा स्टार कनेक्शन और स्टार जब कनेक्शन होगा तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है और लाइन धारा जो होती है फेज धारा के बराबर होती है। तो यहाँ पर लाइन धारा फेज धारा के बराबर होगा। अगर धारा का मान पूछेगा तो बराबर होगा और वोल्टेज का मान पूछेगा तो √3 गुना होगा। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से इसे भी याद कर सकते हैं। फिलहाल हम 14 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, अगर आपका राइट आंसर आता है तो हम आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको सॉल्व कराएंगे और नेक्स्ट वाला पार्ट में टोटल क्वेश्चन आंसर को इस टॉपिक से कवर कर लेंगे क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं दे रहे हैं। आप कभी भी टाइम निकाल करके छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3000 वाट संतुलित भार 0.8 पावर फैक्टर पर स्टार संयोजन में 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है तो लाइन धारा का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।